तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी सुना उससे पहले आपको मैंने नाजायज़ संबंध की कई कहानियाँ सुनाई। लगभग गिनती की बात करें तो 50 से ज़्यादा कहानियाँ नाजायज़ संबंध पे मैंने सुना दी हैं। और इन कहानियों को सुनाने का जो मेन मकसद है कि कहावत है कि अगर आपका धन चला गया, यानी अगर आपने अपने पैसे कहीं गंवा दिए, आपकी प्रॉपर्टी डूब गई, तो आप मान के चलिए कि आपका कुछ भी नहीं गया, आप पैसे कमा लेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है, यानी अगर आप तबीयत से परेशान हैं अपने, तो हो सकता है कि आपका कुछ गया हो, क्योंकि आज आप बीमार हैं, कल आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका चरित्र चला गया तो आप मान के चलिए कि आपके पास कुछ बचा ही नहीं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह भी गए हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तो मेरा प्रयास भी यही रहता है कि ऐसी कहानियों को सुनाए जिससे आदमी का चरित्र, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, कम से कम कुछ गलत करने से पहले सोच ले कि फिर परिणाम क्या होता है। अब ये चीज़ें, ये जो कैरेक्टर का लूज़ होना हो गया हम लोगों के अंतर्गत, ये सोशल मीडिया और मोबाइल का इसमें अच्छा खासा योगदान है। तो चीज़ों को ठीक करने के लिए भी सोशल मीडिया और मोबाइल ही काम आएगा, इसीलिए ऐसी कहानियों को सुनाता हूँ। अच्छा, जितनी भी कहानियाँ सुनाई उन कहानियों का एक पैटर्न होता है कि शादी होती है, शादी होने के बाद चाहे पत्नी का चाहे पति का किसी से नाजायज़ संबंध हो जाता है। अब जब नाजायज़ संबंध होता है तो फिर जो दूसरा पार्टनर होगा, अब पति का नाजायज़ संबंध है तो पत्नी, और पत्नी का नाजायज़ संबंध है तो पति, ये दोनों लोगों में से कोई एक ऐसा होगा जो फिर इस नाजायज़ संबंध के आड़े आने लगेगा। और जैसे ही नाजायज़ संबंध के आड़े आएंगे तो फिर जो आशिक होगा या फिर जो प्रेमिका होगी उसके साथ मिलके कत्ल होता है। ये पैटर्न होता है। इसी पैटर्न पे फिर पुलिस आती है, जांच करती है, निकल के ये चीज़ें निकल के आती हैं सामने, मामले का खुलासा होता है। उसके बाद मैं कहानी सुनाता हूँ। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर कहानी में जो अंत है वो यही हो। हर कहानी में ज़रूरी थोड़ी ना है कि आशिक की वजह से पति ही मरे या फिर प्रेमिका की वजह से पत्नी ही मरे। कभी कभार चीज़ें इसकी उलट हो जाती हैं, और आज की कहानी इसी बात का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मूल रूप से, अगर शुरुआत से देखें तो बिहार से होती है इस कहानी की शुरुआत। बिहार का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है पवन। पवन की लगभग आज से 7 साल पहले शादी होती है। शादी होने के बाद फिर उसका एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद फिर थोड़े टाइम बाद एक बेटी होती है। अब शादी हो गई, शादी होने के बाद वैसे भी आदमी के ऊपर जिम्मेदारी आती है। थोड़े टाइम बाद 2 बच्चे हो गए तो फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी। उसके बाद फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जा रहा, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। बड़े होने के साथ साथ फिर बच्चों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, पत्नी की भी ज़रूरतें बढ़ रही। साथ ही आजकल एक नया ट्रेंड जो हम लोगों के बीच आया है कि अगर कोई गांव में रह रहा है और गांव में उसकी याद औलाद हो जाए तो फिर उसके दिमाग में, मतलब बच्चा पैदा नहीं हुआ कि फिर अगली टेंशन होती है कि इसको पढ़ाएंगे कहाँ, और आसपास के कहीं भी उसको कोई स्कूल अच्छे नहीं लगते। अक्सर ऐसा होता है कि घर की जो बहू होगी, जिसका वो बच्चा होगा, वो अकेला कमरा लेगी। कमरे लेने के बाद फिर पति रहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो औरत अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, मतलब और कोई काम ही नहीं उसका, अपने बच्चे को तैयार करना, उसके बाद फिर उसको रेडी करके भेजना। तो गांव से और अपने आसपास के लोगों से लगभग 100 किलोमीटर दूर जाके शहर पे लोग रहने लगे हैं, और उनका मेन काम क्या है कि अपने बच्चे को बस वो पढ़ाने गए हैं। तो फिर पवन और जो उसकी पत्नी नेहा थी, जब बेटा 5 साल का हुआ तो फिर उन्हें लगा कि अब ऐसे तो गाँव में गुजारा भी नहीं होगा और बेटे को पढ़ाना है, तो फिर चलते हैं कहीं। तो फिर कहाँ चले, चूँकि ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो फिर दिल्ली का नाम उसने बहुत सुना था कि दिल्ली में स्कूल की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, शिक्षा बहुत अच्छी वहाँ पे होती है, शिक्षा फ्री है। तो फिर पवन को लगा कि अगर दिल्ली चलेंगे तो वहाँ कुछ रोज़गार भी मिल जाएगा, साथ ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी। इसीलिए इसी साल के अप्रैल महीने में पवन और उसकी पत्नी नेहा अपने दोनों बच्चों के साथ आ जाते हैं। दिल्ली का एक थाना है, नरेला थाना, और इसी नरेला थाना में एक इलाका आता है सुरेंद्र नगर। आते हैं, आने के बाद इसी सुरेंद्र नगर में एक किराए का कमरा खोजते हैं। कमरा खोजने के बाद संजोग से कमरा मिल जाता है, और वहीं पे फिर ये लोग आके सेट हो जाते हैं। उसके बाद फिर कवायद शुरू होती है कि रोज़गार कहाँ से मिले। अब पवन रोज़गार खोजने निकलता है तो वहाँ भी किस्मत साथ देती है, और एक तंबाकू की फैक्ट्री है इसी सुरेंद्र नगर से थोड़ी दूर पे, इसी नरेला थाना के अंतर्गत। उसी फैक्ट्री में इसकी नाइट ड्यूटी लग जाती है। अब नाइट ड्यूटी लगती है, ड्यूटी लगने के बाद फिर ये दिन भर अपने पत्नी बच्चों के साथ रहता, उसके बाद शाम को चला जाता अपनी ड्यूटी पे, रात भर अपनी ड्यूटी पे, उसके बाद फिर आता वापस। ये चीज़ें लगातार चलती रही। सर
जो महीना था वो भी बीत गया, इसको सैलरी भी मिल गई। अब सैलरी मिलने के बाद ये भी खुश था, पत्नी भी खुश थी कि चलो पहली सैलरी आई है, अब कुछ बात आगे बढ़ेगी, बच्चों का एडमिशन भी ठीक ठाक यहाँ करवा सकते हैं और कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी ले सकते हैं। अब ये चीज़ें लगातार चलती रही और ये अपनी ड्यूटी पे जाता रहा। इधर जो पत्नी नेहा थी बच्चों को तैयार करती, स्कूल भेजती, दिन भर घर का काम करती, मार्केटिंग वगैरह का कोई काम होता तो दिन भर तो ये बिजी रहता। तो नेहा ही अक्सर ऐसा होता कि मार्केट जाती है, सामान वगैरह भी लेके आती। तो अगर साफ शब्दों में कहें तो बाहर की जितनी जिम्मेदारी थी यानी पैसे कमाने की वो पति देख रहा था और घर चलाने की जितनी जिम्मेदारी थी वो नेहा देख रही थी। बात बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन इसी बीच अभी इसी पिछले शनिवार को, आज सोमवार है, परसों सुबह यानी शुक्रवार की रात को पवन अपनी ड्यूटी पे खा पी के जाता है। जाने के बाद रात भर ड्यूटी करता है। ड्यूटी करने के बाद सुबह आता है, आने के बाद जैसे ही अपने घर के सामने पहुंचता है, फर्स्ट फ्लोर पे इसका मकान था, तो जैसे ही ये पहुंचता है तो पहुंचने के बाद देखता है कि जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। अब जैसे ही देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है तो थोड़ा सा ये परेशान कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि पत्नी ऐसी लापरवाह हो कि दरवाज़ा खोल के कहीं चली जाए। अच्छा, घर के अंदर भी है तब भी दरवाज़ा बंद ही रखती है, तो आज ऐसा क्या हो गया कि दरवाज़ा खुला हुआ है। उसके बाद अंदर जाता है तो देखता है कि लाइट बंद। अब जब देखता है कि लाइट बंद तो और टेंशन में कि इसका मतलब ये लोग सो के भी नहीं उठे हैं और लाइट बंद है और रात भर दरवाज़ा खुला रह गया। गजब की लापरवाही, कहीं कोई चोरी वगैरह ना हो जाए। इसी बीच जो पवन है जब देखता है कि अंधेरा है, कमरे में लाइट बंद है, तो फिर जाता है और लाइट ऑन कर देता है। और जैसे ही लाइट ऑन करता है तो सामने जो कुछ देखता है उसे देखने के बाद अब पवन बदहवास एकदम। दरअसल सामने पवन देखता है कि उसकी जो पत्नी नेहा है ज़मीन पे पड़ी हुई है, शरीर पे कहीं चोट की निशान नहीं है, बेहोश हो गई है ऐसा लग रहा है, कान से नाक से खून गिर रहा है। बच्चे अगल बगल बैठे हैं, बैठे बैठे जो बेटी है वो तो अपनी माँ के ऊपर ही सो रही है, बेटा चुपचाप बैठा है, कुछ कह नहीं रहा। अब जैसे ही पवन ये चीज़ देखता है तो एक तरह से पहले तो उस बदहवास हो जाता है कि ये क्या हो गया। फिर जैसे तैसे 1-2 मिनट में अपने आप को संभालता है, पत्नी को हिलाता डुलाता है लेकिन पत्नी कुछ बोलती नहीं, पानी की छींटे वगैरह मारता है लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसके बाद फिर अपने बेटे से पूछता है कि क्या हुआ। तो बेटा बताता है कि रात को एक अंकल आए थे, उसके बाद फिर मैं चला गया था सोने, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हो गई। मैं सुबह उठा तो देखा माँ पड़ी हुई थी। अब जैसे ही 5 साल का बेटा ये बात बोलता है तो पवन के तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पवन फ़ौरन अपने भाई और भाभी को फ़ोन करता है, उनको सारा वाक़या बताता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई। भैया और भाभी बताते हैं कि बेटा एक काम करो, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करो, ये मामला किसी लूटपाट का और कत्ल का है। इसके बाद फ़ौरन जो नरेला थाना है 8:45 पे नरेला थाना में फ़ोन जाता है। फ़ोन जाने के बाद जब कंप्लेन होती है तो नरेला थाने के जो पुलिस वाले थे भाग के घटनास्थल पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि जो नेहा है ज़मीन पे पड़ी हुई है, बाकी पति जो है कोने रो रहा है, बच्चे भी रो रहे हैं। अब फ़ौरन पुलिस वाले अब लाश को जैसे तैसे पहले तो कब्जे में लेते हैं, लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। उसके बाद घर वालों को बाहर निकालते हैं, कमरे को बारीकी से चेक करते हैं, साथ ही पूछताछ करते हैं क्या हुआ। तो फिर पति बताता है कि साहब मैं तो गया था रात को नौकरी पे ड्यूटी देने। बच्चा बता रहा है कि कोई आया था और उसने सारी चीज़ें कर दी। अब एक 5 साल का बेटा इस पूरे कत्ल का एक तरह से चश्मदीद है। अब पुलिस वालों को भी इसी 5 साल के बेटे से पूछताछ करनी है, जो जानकारी इकट्ठा करनी है इसी 5 साल के बेटे से। तो 5 साल के बच्चे के ऊपर इतना इत्तेफाक पुलिस वाले कर भी नहीं कर सकते कि जो बताएगा वो सही बताएगा, और कहीं वो बदल गए अपनी बात से तो फिर ऐसे 5 साल के बच्चे का कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए पुलिस वाले फॉरेंसिक टीम बुलाते हैं। बुलाने के बाद फिर क्राइम सीन को बाकायदा दोबारा चेक करते हैं। बाकायदा सीन को चेक करने के दौरान कई चीज़ें निकल के सामने आई। पहला कि जो एंट्री हुई थी कातिल की, वो एंट्री फोर्सफुली नहीं थी, यानी कातिल जो था वो कोई जान पहचान वाला था। दूसरा कि जो कमरा था, यानी जिस कमरे में ये कत्ल हुआ है, वो 2nd फ्लोर पे था और नीचे और भी लोग रहते थे। तो अगर कातिल जो है कत्ल करके अचानक से भागा होगा तो फिर किसी ने देखा ज़रूर होगा। और तीसरा कि बॉडी के ऊपर बहुत बारीकी से चेक करने के बाद पता चला किस बॉडी के ऊपर चोट के निशान है, यानी ये सोते टाइम तो कत्ल नहीं हुआ है। ये जो कत्ल हुआ है ये महिला के होशो हवास में हुआ है। महिला ने कत्ल के दौरान थोड़ा बहुत संघर्ष किया,
लेकिन जो कातिल था वो हावी हो गया और कत्ल हो गया। अब मोटा मोटी यही 2-3-4 जानकारियाँ थी। पुलिस वालों को इसी के आधार पे अब कातिल को पकड़ना था। पुलिस वाले अब जांच पड़ताल करते रहते हैं, आसपास के लोगों से भी पूछताछ करते हैं। इधर पवन से भी पूछताछ होती है कि क्या कोई ऐसा था जो घर पे आपके आता जाता रहा हो। लेकिन जब पवन ये बात सुनता है तो पवन कहता है कि ऐसा तो कोई था ही नहीं। मेरी पत्नी और मुझे आए तो अभी महज 1 महीने हुए हैं। तो इस 1 महीने में ऐसी किसी से कोई दोस्ती या फिर ऐसा किसी से कोई संबंध हुआ नहीं कि कोई आए। अब जैसे पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों का जो दिमाग था वो फ़ौरन एक दिशा में चला जाता है, क्योंकि पुलिस वाले ऐसे कई केसों को सुलझा चुके थे। इसलिए पुलिस वाले अब 2 काम करते हैं। सबसे पहले आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं, और जब खंगालते हैं तो संजोग से एक ऐसा शख्स दिखाई देता है उस कैमरे में जो इस घर की तरफ आ रहा था। अब जैसे ही ये देखते हैं तो पुलिस वाले फ़ौरन उस शख्स की जो तस्वीर है वो पवन को दिखाते हैं कि ये ऐसा इंसान है जो आपके घर में आया था और इसी ने कत्ल किया होगा। लेकिन जब पवन को दिखाया जाता है तो पवन जो है पहचानने से इनकार कर देता है, कहता है कि साहब ऐसे किसी इंसान को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। यानी अब चेहरा था कातिल का, लेकिन कातिल है कौन और कहाँ का है ये पता नहीं। अब उतनी बड़ी दिल्ली है तो दिल्ली में ऐसा नहीं है कि आप शक्ल के आधार पर किसी को खोज लेंगे, और अगर वो कातिल है तो जाहिर सी बात है उस क्राइम सीन से वो न जाने कितनी दूर भाग गया होगा। अब एक शक्ल के आधार पर पुलिस वालों को कातिल पकड़ना था। पुलिस वाले कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि और कोई सबूत था नहीं। लेकिन जब क्राइम सीन को पुलिस वाले बाकायदा चेक करते हैं और देखते हैं कि जब फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई तो फिर पुलिस वालों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कातिल है इसका इस महिला से कुछ ऐसा संबंध हो जो पति को ना पता हो। तो इस बात का खुलासा कैसे हो। इसीलिए जो पुलिस वाले हैं अब मरने वाली नेहा का एक तरह से कॉल डिटेल खंगालते हैं, और जब कॉल डिटेल खंगालते हैं तो एक नंबर जो निकल के लास्ट में सामने आया वो था अनिल साहू उर्फ अर्जुन का। उसके बाद इस नंबर की लोकेशन निकाली गई तो इस नंबर की लोकेशन भी इसी नई दिल्ली की निकली। तो फिर पुलिस वालों को लगा कि अब कोई और नहीं है, ये जो कातिल है ये इसी अनिल साहू और अर्जुन का नाम है। इसके बाद अब पुलिस वाले अनिल साहू और अर्जुन दोनों एक ही शख्स थे, इनको खोजने की कवायद शुरू करते हैं। लेकिन अब उतनी बड़ी दिल्ली थी तो खोजे कहाँ, जगह जगह नंबर को सर्विलांस पे लगाते हैं लेकिन नंबर भी स्विच ऑफ। उसके बाद अलग अलग थानों में फ़ोटो शेयर करते हैं लेकिन वहाँ से भी कुछ पता नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि दीपक तले अंधेरा होता है। दरअसल जिस कातिल को पुलिस वाले आसपास खोज रहे थे वो कातिल कहीं और नहीं था, उसका जो एड्रेस था वो तो पुलिस के रिकॉर्ड में ही दफन था। दरअसल ये जो अनिल था ये 10 ऐसे मामलों में नामजद था, जिस मामले में ये सज़ा भी पा चुका था। कई ऐसे मामले थे जिसमें ये निर्दोष भी करार हुआ। तो पुलिस वाले जब इधर उधर खोज रहे थे तो नहीं पता चला, तो इसी बीच उनको याद आता है कि हाँ इसी शख्स से और इसी नाम से मिलता जुलता तो कुछ ऐसा FIR कुछ टाइम पहले हुआ था और बाकायदा एड्रेस नोट था। इसीलिए पुलिस वाले जब अपने रिकॉर्ड को बाकायदा चेक करते हैं तो फिर इस अनिल साहू उर्फ अर्जुन की लोकेशन मिलती है। उसके बाद दबिश डाली जाती है। उसके बाद अनिल साहू उर्फ अर्जुन गिरफ्तार होता है आज। और जब गिरफ्तार होता है, गिरफ्तार होने के बाद जब इससे पूछताछ की जाती है तो फिर इस पूछताछ के दौरान इसने जो कुछ कहानी बताई और जो बातें बताई वो शायद जो बातें हैं उसका नेहा का जो पति है पवन, शायद उसके लिए कई मौत के बराबर है। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जब आप कहानी में सुनेंगे तो आपको खुद लगेगा कि बात तो सही है। दरअसल जो नेहा थी 1 महीने पहले दिल्ली आती है और पहले या दूसरे दिन से ही पवन ड्यूटी पे चला जाता है। अब नेहा रात भर खाली, पति घर से बाहर। कभी कभार ऐसा होता कि दिन की अगर ड्यूटी होती तो फिर दिन की शॉपिंग वगैरह करने भी नेहा ही निकलती। तो नेहा बाहर निकलती तो बाहर निकलने के दौरान कई लोगों से इसकी मुलाकात हुई। अलग अलग लोगों से नंबर वगैरह भी एक्सचेंज हुआ कि कोई ज़रूरत हो तो बताना। लोग ऐसे मामलों में मदद करने के लिए बहुत तेज़ तैयार भी होते हैं। तो जब नेहा और अनिल की भी ऐसी ही एक मुलाकात हुई तो फिर दोनों में नंबर एक्सचेंज हुआ। नंबर एक्सचेंज करने के दौरान फिर दोनों में बातचीत शुरू हुई। बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते 15 दिन के अंदर इन दोनों का जो रिश्ता है वो बिस्तर तक पहुंच जाता है। अब जब पवन नाइट ड्यूटी पे जाता तो जो अनिल था वो रात में चला आता। रात भर ये दोनों साथ रहते। सुबह होने से पहले, पवन के आने से पहले जो अनिल है वो चला जाता। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन कई दिनों के दौरान जो अनिल है वो एक बात ध्यान देता है कि जो नेहा है उसकी गर्लफ्रेंड, ऐसा नहीं है कि उसका एकमात्र जो संबंध है वो सिर्फ अनिल से है। ऐसे कई लोग हैं, कई ऐसे बॉयफ्रेंड्स हैं जिनसे
नेहा बात करती है। कई ऐसे लोग हैं जो उसके घर पे आते जाते रहते हैं। अब जैसे ही ये बात अनिल नोटिस करता है तो 15 ही दिन के अंदर अनिल जो था नेहा के प्यार में पागल हो चुका था। अब जैसे ये बात पता चलती है तो फिर इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू होता है। झगड़े में ये कहता है कि तुम किसी और से बात मत करो और सिर्फ तुम मुझसे बात करो, लेकिन नेहा कहती है कि मेरा ऑलरेडी एक पति है और अगर मैं उसकी सगी नहीं हुई तो तुम्हारी भी होने का कोई मतलब नहीं है। बॉयफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड की तरह रहो। अब जैसे ही ये बात नेहा बोलती है तो इन दोनों के बीच झगड़ा होता है। और इसी दौरान जब पिछली शनिवार को जब अनिल आया था और नेहा इसको मिलने बुलाई थी तो फिर मिलने के दौरान भी इसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते अनिल को इस कदर गुस्सा आया कि उसने नेहा का कत्ल कर दिया और कत्ल करके लाश को वहीं छोड़ के 9-11 हो गया। तो पुलिस वाले जब ये कहानी सुन रहे थे और जब इस कत्ल का जो मोटिव था वो जब घर वालों को पता चला होगा, खासकर पवन को, उसकी जो पत्नी थी अनिल के अलावा कई और लोगों से संबंध रखती थी, तो आप सोच के देखिए कि पवन के ऊपर क्या बीती होगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि नीतीश कुमार जो है, एक बार वो रेल मंत्री थे और उनके शासनकाल में एक हादसा हुआ था और उस हादसे की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र। तो क्या था ये हादसा, कब हुआ था? अगर इस बारे में किसी को कुछ पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये हादसा हुआ था 2 अगस्त साल 1999 को। गैसाल एक रेलवे स्टेशन है और इसमें क्या हुआ था कि 2 ट्रेन थी, एक ब्रह्मपुत्र मेल और दूसरा अवध एक्सप्रेस। दोनों में वही सिस्टम था कि पहले तो मैनुअल था ये चीज़, जो मैंने इंटरलॉकिंग वाला सिस्टम बताया था आपको। तो ऐसा हुआ कि दोनों ट्रेनों को एक ही पटरी का सिग्नल मिल गया और दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे के आमने सामने। अब इससे पहले कि कोई ब्रेक लगती, कोई कुछ होता, दोनों ट्रेनों के बीच कोलिजन हो जाता है। कोलिजन इतना खौफनाक था कि लगभग 290 लोग मर जाते हैं, 300 लोग घायल हो जाते हैं, जिनमें से शायद कईयों की तो बाद में भी मौत हो गई थी। कई ऐसे थे जो चलने फिरने की हालत में आज भी नहीं है। तो जब ये हादसा हुआ था 2 अगस्त को, और जो रेलवे मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, उन्होंने इस मामले में अपनी नैतिक जिम्मेदारी ली और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना त्यागपत्र 5 तारीख को दे दिया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो दिया है जमाल अहमद जी हैं, पवन कुमार हैं, अवंती होरो जी हैं, नितेश नायक हैं और सोहन लाल हैं, मनोज कुमार जी हैं, मृत्युंजय यादव हैं, प्रताप सुरेश हैं और जहांगीर आलम हैं, अरविंद यादव हैं, लड्डू यादव जी हैं, नरेंद्र और दीक्षा हैं और गगन सोमानी जी हैं। गगन सोमानी जी की शिकायत भी थी कि कई बार इन्होंने कमेंट किया लेकिन मैं नाम नहीं ले पाया, तो आपसे माफ़ी भी है गगन जी, और आज आपका नाम ले लिया। अब आते हैं आज के सवाल का रुख करते हैं और आज का सवाल भी ऐसे ही घटना से जुड़ा हुआ है। एक और बहुत ही देश के, आप मान के चलिए कि अगर सबसे उभरी छवि और सबसे अच्छी छवि की नेता की बात करें, अगर ऐसे 5 नेताओं का नाम लें तो जिनके बारे में आपसे पूछ रहा हूँ इनका नाम आता है। और इन्होंने भी ऐसे एक हादसे में इस्तीफ़ा दिया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने इस्तीफ़ा सौंपा था। तो ये कौन थे और वो हादसा क्या हुआ था? अगर आपको इसके बारे में पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।